हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने नीले आसमान और खुले आसमान में इंसान को उड़ते हुए देखा है? क्या आपने अपनी आंखों से ये देखा है कि खुला आसमान है और नीला आसमान है, साफ आसमान है और वहाँ पे इंसान उड़ रहा है? पक्षियों को तो उड़ते देखा होगा, लेकिन आपने इंसानों को उड़ते हुए देखा है क्या? सर उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। मैं उलूल जुलूल बातें बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपसे इतना बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस फैक्ट के माध्यम से एक चीज़ कनेक्ट करना चाहता हूँ। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे उलूल जुलूल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बड़ी शातिरता से उनका जवाब देना होता है। आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपको रखना ही होगा। तो चलिए आज ऐसे ही इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे पीसीएस मेंस में आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, जो कि यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2023 के समथिंग है। इफ डीपीएसपीज द विल कंप्लीटली अप्लाई इन इंडिया, डज द इंडिया लाइक सी हेवन इन द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देखिए, इसको एक बार एजम्पशन करके देखिए, प्रेडिक्शन करके देखिए, काश ऐसा हो गया तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और यदि ऐसा हो भी जाता है तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे इंडियन पॉलिटी के फादर, यानी द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बार यही स्टेटमेंट कहा था अपने संविधान सभा में, और ये कहा था कि यदि भारत में डीपीएसपी को पूरी तरह लागू कर दिया जाए, यदि डीपीएसपी को भारत में पूरी तरह लागू कर दिया जाए, तो हमारा जो भारत है ये पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति दिखेगा। ये बात कही थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, और कल ही 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती दिवस गया है। तो इससे तो अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता इस टॉपिक को लाने में। तो बात यह है कि यदि डीपीएसपी को भारत पर लागू कर दिया भी गया और ऐसा संभव हो भी गया, तो क्या हमारा भारत पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग की भांति दिखेगा? तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को लेकर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू की, कि सर मेरा आप मानी जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, और आप जब पीसीएस एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आप इस पर क्या आंसर राइटिंग करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट मैं करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए हमारा स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारा एक फ्रेमवर्क क्या होगा। क्या होगा? फ्रेमवर्क। तो जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के ढांचे को देखें तो मैं दो तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा। पहला करूंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और सेकंड जो फैक्ट होगा हमारा वो होगा पॉइंट ऑफ व्यू। आपके विचार क्या है, आपका थॉट क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, आपका ओपिनियन क्या है कि क्या भारत वास्तव में स्वर्ग देखेगा, और यदि डीपीएसपी लागू हो भी गए तो स्वर्ग देखेगा या नहीं देखेगा, इस पे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सब सेकंड जो फैक्ट होगा वो होगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपके थॉट्स क्या होंगे, आपके थॉट्स, आपका ओपिनियन, आपकी राय क्या हो सकती है। थॉट्स और आपके विचार क्या हो सकते हैं या आपकी राय क्या हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, संवैधानिक जो ढांचा है कि डीपीएसपी है क्या। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन आपने ये महसूस ही नहीं किया कि डीपीएसपी है क्या। तो सबसे पहले हम डीपीएसपी पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डीपीएसपी को यहां पर नोट करेंगे, और डीपीएसपी के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इसको लेके 4 फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में। जब भी आपसे कभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो डियर घबराने वाली बात नहीं है, इसके 4 फैक्ट बनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेडिकेट होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? लोकेशन। लोकेशन जो है इसकी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 to 51। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, और 25 पार्ट्स में से एक पार्ट ऐसा है जो डीपीएसपी को मेंशन करता है। वो है आपके सामने पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, जो ये बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी का पार्ट है
जो वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी को मेंशन करता है। ओके, तो लोकेशन आपको पता चली। अब आते हैं ओरिजिनल, यानी ओरिजिनिटी कहाँ से है, यानी डीपीएसपी का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में जो मेंशन किया गया है उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये विचारधारा आई कहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड का संविधान 1937 का वर्ष था, जब आयरलैंड के संविधान से हमने इस विचार को भारतीय संविधान में ले लिया गया और आयरलैंड के संविधान ने इसको स्पेन के संविधान से लिया था। कहां से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लीगल नेचर क्या है। देखो, लीगल नेचर के बारे में मैं इतना कह देना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सर नेचर को जानना जरूरी है क्या? नेचर को जानना बहुत जरूरी है डियर। कैसे? आप किसी इंसान से मिले, आपने किसी इंसान से हाथ मिलाया जो बिल्कुल ही टोटली स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अजनबी है। आपने जब किसी इंसान से हाथ मिलाया तो क्या आप उसके ओपिनियन, आप उसके थॉट्स, उसकी पर्सनैलिटी क्या जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जानते। वो ईमानदार है, बेईमान है, छली है, कपटी है, कैसा है? क्या वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा? क्या वो कम्युनिकेट करेगा? नहीं करेगा? ये सारी चीज़ें उसके नेचर पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे ही आप 1-2 दिन उससे मुलाकात करते हैं तो आप उसकी नेचर को जान जाते हैं कि भाई ये बंदा या ये कोई भी इंसान कि मेरे साथ क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के पर्सपेक्टिव को डिसाइड करने के लिए आप उसकी नेचर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसकी नेचर को नहीं जानेंगे आप चीज़ों को लेके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप चीज़ों को लेके एजम्पशन नहीं कर सकते। जैसे डीपीएसपी के बारे में कहा गया कि डीपीएसपी यदि भारत में लागू हो जाए, अरे डीपीएसपी भारत में लागू होगी नहीं होगी ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि पहले डीपीएसपी का नेचर क्या है। तो डीपीएसपी का जो नेचर है वो डियर वो नॉन जस्टिसेबल है। क्या है? नॉन जस्टिसेबल। और ये आर्टिकल 37 में इसको मेंशन किया गया है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज द कैन नॉट बी लीगल इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स। यानी कोर्ट ये कहता है कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट, टॉप ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स ये कहते हैं कि डीपीएसपी को लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार जाने और जनता जाने। जनता सरकार से सवाल करे और सरकार जनता को अपना आंसर करे। ये उन दोनों के बीच का मामला है। हमारे पास मत आइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक मत करिए। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे ही पार्ट की बात करते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। वो है संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का यह कहना है कि जब भी किसी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जजेस हैं वो ये कहते हैं कि आई एम द गार्जियन, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन डीपीएसपी को लेकर वो कहते थे कि नहीं, डीपीएसपी से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हाँ, सरकार किसी भी पॉलिसी को फॉर्म करते वक्त डीपीएसपी को मेंशन करे, बस इतना कहा गया है। तो इसलिए मैं इस पर एक बहुत छोटा सा कोड लिखता हूं। ये कोड ऐसा है कुछ कि स्टेट का ड्यूटी है, स्टेट का ड्यूटी है, कोर्ट का नहीं, कोर्ट्स का नहीं। ओके, तो ये आपको नेचर समझ में आ गई कि नेचर इसकी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती है, कोर्ट इनको प्रोटेक्ट नहीं करता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, कोई मिशन, कि डीपीएसपी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है इसका मिशन क्या है, इसका पर्पस क्या है सर। तो पर्पस केवल 2 ही है। डीपीएसपी का पहला पर्पस होता है, आपको सामने दिख रहा होगा, टू एस्टैब्लिश और टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी एंड सेकेंड टू इनहेंस द वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी। यानी ये राज्य को लोक कल्याणकारी बनाते हैं और राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ लोकतंत्र को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक आप किसी भी चीज़ को लेके, आपके सामने कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कोई इंसान है, जब तक आप उसके लक्ष्य को नहीं जानोगे, उसके पर्पस को नहीं जानोगे, तब तक आप ये कैसे बता सकते हो कि वो इंसान क्या करने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव को जानना ज़रूरी है, उसकी ओरिजिनिटी को जानना ज़रूरी है, उसकी लोकेशन को जानना ज़रूरी है और उसकी लीगल नेचर को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो हमने बात ये कही थी कि सबसे पहले देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पूरा कंप्लीट किया, नो डाउट। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप कभी यूपीएससी या पीसीएस के मेंस में बैठे हुए हैं
तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मुझे एक बार ठंडे दिमाग से ये सोचना कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि डीपीएसपी को यदि लागू कर भी दिया गया तो क्या हमारा भारत स्वर्ग की भांति देखेगा। अब इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या डीपीएसपी भारत में पूरी तरह लागू हो सकते हैं। दूसरा सवाल यह है यदि लागू हो भी गए तो क्या हमारा भारत स्वर्ग की भांति दिखेगा। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजन। ये रीजन पहला है। देखिए, अब रीजन को मैं कैसे मेंशन करूंगा। देखिए, रीजन नंबर पहला, क्या सर भारत में डीपीएसपी को लागू किया जा सकता है। मैंने आपको एक बात कही थी कि डीपीएसपी की जो नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है। यदि कल को कोई स्टेट अपनी जनता के लिए, अपनी जनता में के लिए कोई पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी में डीपीएसपी को मेंशन नहीं करता है तो जनता नहीं, व्यक्ति, कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रीजन की। क्या सर डीपीएसपी को कंप्लीटली लागू किया जा सकता है। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि डीपीएसपी जो नाम का टॉपिक है इसके पहले पर्पस को जानिए। इसका पहला पर्पस होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना, आर्थिक न्याय स्थापित करना। और इसका दूसरा पर्पस होता है जैसे गरीबी का अंत करना, गरीबी का अंत करना। और इसका तीसरा पर्पस होता है लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। स्थापित करना। तो ये आपके क्या हुए, एक तरह से कुछ पर्पस हो गए कि डीपीएसपी का पर्पस, ये तीन पर्पस होते हैं कि आप गरीबी का अंत कर दो। भाई स्टेट के सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि वो गरीबी का अंत भी कर दे। कभी कभार कहते हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे, ठीक है, गरीबों को नहीं, गरीबी मिटा देंगे। बड़ा कभी कभार हम क्लासेस लेते हैं तो बच्चे कई सारे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर गरीबों को ही मिटा दो। नहीं भाई, गरीबों को नहीं मिटाना, गरीबी मिटानी है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना और लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। ये तो है डीपीएसपी के पर्पस। अब इस पर्पस से हम पहला रीजन लेके चलते हैं कि क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डीपीएसपी जो होते हैं वो कंप्लीटली 100% क्या होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। यानी ये एक ऐसा सपना होता है जिसको देखा जा सकता है लेकिन पूरा नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी का मतलब होता है कि आपने वो चीज देख तो ली कि सपने में वो एजम्पशन तो कर लिया कि यार ऐसा होगा, लेकिन क्या आप उसे पूरा कर पाने में सक्षम हैं या नहीं है। देखिए, उसके बाद आता है ये 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। सर क्यों नहीं होते? क्या आपको कोई दिक्कत है इनसे? क्या सरकार को कोई दिक्कत है? क्या जनता को कोई दिक्कत है? दिक्कत किसी को भी नहीं है, ना सरकार को है, ना जनता को है, ना मुझे है। लागू करिए, अच्छी बात है, भारत स्वर्ग की भांति दिखेगा, अच्छी बात है, हमारा भारत एक हेवन की तरह दिखेगा। लेकिन मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि भारत स्वर्ग की तरह दिखेगा तो जरूर, लेकिन सवाल यह होता है कि क्या डीपीएसपी को पूरी तरह लागू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि 100% प्रैक्टिकल पॉसिबल तो है नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे मैं रीजन देना चाहता हूं। देखिए, पहला रीजन क्या होगा आज जानते हैं। देखो, रीजन ये होगा कि आज हमारे भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्यों में अपनी अपनी सरकारें बैठी हैं, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं और यहां पर एलजी साहब बैठे हैं। लेकिन 28 राज्यों की जो स्थिति है, 28 राज्यों में अलग अलग आर्थिक संरचना यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, आर्थिक संरचना भी अलग है और आर्थिक संरचना के साथ साथ उनका आर्थिक संसाधन भी अलग अलग है। आर्थिक संसाधन भी अलग अलग है। जैसे एक बात सपोज करिए कि मान लो एक फैमिली में 3 भाई हैं, एक की बहुत अच्छी नौकरी है, जैसे मान लो आईएएस ऑफिसर है, तो उसकी सैलरी, उसके एसेंशियल बहुत हाई होंगे, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ऊपर होगी। लेकिन उसी घर में छोटा भाई है जो 2nd ग्रेड की नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो थोड़ी सी कम होगी। मतलब एक तरह से ऐसे जिएगा, नॉर्मल जिंदगी जिएगा, जिस तरीके से बड़ा भाई अपनी जिंदगी जी रहा है वो उस तरीके से नहीं जी पाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोशल इनइक्वलिटी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि
बड़े वाले भाई के पास जो सैलरी उसकी आती है, जो सरकार उसको फैसिलिटी देती है, वो हद से ज़्यादा देती है, तो इसलिए वो अपनी लाइफ स्टाइल को वैसे ही कैरी कर पा रहा है। लेकिन छोटा भाई जो है, सरकार उसको सेकंड ग्रेड के हिसाब से पे ग्रेड देती है। क्या देती है? सैलरी देती है, तो वो उसी में अपना गुजारा भत्ता कर रहा है। तो यहीं पर सोशल इनइक्वलिटी आप फैमिली में देख लीजिए। तो मैं कहने का मतलब है कि हर राज्य के पास अब अलग अलग आर्थिक संरचनाएं होती हैं, आर्थिक बजट होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। सब राज्यों के पास उतना पैसा नहीं होता जितना कि किसी बड़े स्टेट के पास होता है। जब पैसा होगा तभी तो सरकार वेलफेयर स्टेट पॉलिसी बना पाएगी, तभी तो जनता के बीच में संसाधनों को दे पाएगी। जब उसी के पास संसाधन नहीं है तो सरकार क्या ही जनता को देगी। उसके अलावा बात करते हैं आर्थिक संसाधन, रिसोर्सेज की बात करें तो जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि किसी स्टेट के पास एक्स नाम का रिसोर्स है, किसी दूसरे स्टेट के पास वाई नाम का रिसोर्स है। तो वाई वाले स्टेट के पास एक्स नाम का रिसोर्स नहीं है और एक्स वाले के पास वाई नाम का रिसोर्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दोनों में क्या हो गया? दोनों में इनइक्वलिटी हो गई। तो इसलिए दोनों स्टेट क्या करेंगे? अपने अपने हिसाब से वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सारे स्टेट एक जैसी पॉलिसीज को बनाएं, एक जैसी वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए पूरा भारत, मैं कहने का मतलब ये है कि पूरा भारत जो है वो एक जैसे संसाधन नहीं रखता है, एक जैसी आर्थिक संरचनाएं नहीं रखता है, तो हम इसे 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बना सकते। ये 100% आइडियलिस्टिक है। जैसे कहावत चलती है कि सरकार उस राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना तो जरूर देखती है, लेकिन क्या उसे वो पूरा कर पाएगी? क्या वो उसे पूरा कर पाएगी? जैसे कि आज हमारे भारत में कई सारे राज्य हैं, तो कई सारे राज्यों का अलग अलग अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। अब क्या पता किसी दूसरे के पास, दूसरे स्टेट के पास वो रिसोर्सेज हो या भी ना हो। किसी पहले स्टेट के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वहाँ की जनता फल फूल रही है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसको 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता। तो आप अपने पीसीएस के मेंस में क्या लिख के आएंगे? सबसे पहला तो पॉइंट ये लिख के आएंगे कि डीपीएसपी जो होता है ये 100% आदर्शवादी होता है और 100% प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है। और दूसरे पॉइंट क्या लिख के आएंगे कि जब हमारे भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों का अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी है और अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। ओके, किसी के पास एक्स नाम का रिसोर्स है तो किसी के पास वाई नाम का रिसोर्स है, किसी के पास जेड नाम का रिसोर्स है। अब जेड वाला जो स्टेट है ये वाई वाले स्टेट को कंपेयर नहीं कर सकता और वाई वाला जो स्टेट है वो एक्स नाम के स्टेट को बीट नहीं कर सकता, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्ट था। देखो, एक फैक्ट क्या था कि आईएलओ की रिपोर्ट आई थी। आप जानते हैं आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ की रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट का नाम था सोशल एंड इकोनॉमिकल रिपोर्ट, जो कि लेबर क्लास की इनकम को लेके, लेबर क्लास के एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी को लेके ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और यह रिपोर्ट जो थी 96 देशों की, कितनी? 96 कंट्रीज, 96 कंट्रीज की रिपोर्ट तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट का नाम था सोशल एंड इकोनॉमिकल सेफ्टी रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट का नाम था। और इस रिपोर्ट में 96 देशों का डेटा दिया गया था। 96 देशों में से हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो नंबरिंग था, भारत की जो रैंकिंग थी वो थी आपकी 74। कितनी? 74, यानी एक बहुत अच्छी खासी कंडीशन कही जाती है। तो भारत की 74वीं रैंकिंग में ये बात प्रमाणित की गई कि भारत जो है वो 1960 से लेके, 1960 से लेके 1980 और 1980 से लेके 2008 के बीच में की तुलना में ज़्यादा प्रगति कर रहा है, ज़्यादा आर्थिक विकास कर रहा है। लेकिन ये बात भी उसमें मेंशन की गई कि भारत में अभी सरकारें सुनियोजित तरीके से डीपीएसपी को लागू नहीं कर पा रही हैं, इसलिए। लेकिन भारत प्रगति तो कर रहा है। अब कोई भी जब देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसके संसाधन बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भारत कंप्लीटली डीपीएसपी को लागू करने के लिए अपने नियमों को फॉलो कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी कंप्लीटली लागू हो ही नहीं सकते। आप मुझे बताइए, भारत में यदि आज एक्स नाम का रिसोर्स होता है तो हम वाई नाम के रिसोर्सेज को लेकर अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं। क्या हमारे भारत में ऑयल होता है, तेल होता है? नहीं होता। आज भी हम ईरान से और गल्फ कंट्री से तेल को इंपोर्ट करते हैं। तो बस छोटी सी बात है कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी टेरिटरी हो, उसमें कंप्लीटली
रिसोर्सेज नहीं हो सकते। और जब कंप्लीटली रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगे तो आप डीपीएसपी को कैसे फॉलो करेंगे। ऐसे ही ये बात लागू होती है स्टेट के ऊपर कि हर स्टेट के पास अब अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज होने के कारण वो राज्य पूरे तरीके से डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, मेंशन जरूर करते हैं। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये सारे आपके जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो डेटा आपको मिला। मैंने आईएलओ की रिपोर्ट आपको देखो अभी बताई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 में अपने पहले कार्यकाल में जैसे कई सारी वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए वेलफेयर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया था। जैसे पहली थी पीएम श्री योजना, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना। ऐसी कई सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी लागू भी कर चुके हैं, लेकिन क्या वो समाज के प्रत्येक हिस्से तक पहुंची हैं? नहीं। इन सभी योजनाओं के लागू करने पर क्या बेरोजगारी की समस्या हट चुकी है? नहीं हट चुकी। क्या गरीबी का अंत हो चुका है? नहीं हो चुका है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि आप कितनी भी योजनाएं लागू कर लीजिए, लेकिन आप उन्हें पूर्णतः प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बना सकते, कंप्लीटली तो नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि हाँ, ये डीपीएसपी पूरी तरह लागू हो गए। तो पहली बात तो ये पूरी तरह लागू नहीं हो सकते, और जब पूरी तरह लागू नहीं हो सकते तो हमारा भारत, इस परसेप्शन से कह रहा हूं, हमारा भारत पूरी दुनिया में एक स्वर्ग की भांति नहीं देखेगा। ये एक तर्क मान लीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ऐसा एजम्पशन कर लिया था सरकार को लेकर कि सरकार इसे पूरा करेगी तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट बताकर। ये पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप भी घबराएं नहीं। बस आपको बहुत ही कामली, बहुत ही पीस तरीके से इसका आंसर लिखना है, सजा के लिखना है। कंक्लूजन मैंने बता दिया आपको, कंक्लूजन आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या है, इसका एक ही कंक्लूजन है, दैट्स इट। ये एक स्टेटमेंट है कि 100% आइडियलिस्टिक एंड 100% प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ये। ओके, 100% आइडियलिस्टिक है, ये कंफर्म है। ओके, खैर, एंड थैंक यू वेरी मच। और सभी लाइव कमेंट में ये बताइएगा कि आपको ये अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप मेंस में बैठेंगे, जो लिख कर आएंगे, क्या आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मुझे ये भी बताइएगा। तो ये स्टेट पीसीएस को लेकर फोकस था मेरा, इस क्वेश्चन को लेकर। और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही जो कंट्रोवर्शियल वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने लाए जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिल यार, मस्त रहो। जितना पीस और काम रहोगे, कहते हैं ना, जब तया ठंडा होता है तो पानी छलकता नहीं है, गर्म तवे पर पानी फेंकोगे तो छलक जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।